My dear students, I am Dr. Kumar A.N. Shahdev, HOD Commerce, Marwadi College, Ranchi, a constituent and autonomous unit of Ranchi University, Ranchi. My dear students, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जिसको कि हम लोग अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसको डील किया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं प्रेजेंट एरा इज़ एन एरा ऑफ कंपटीशन, मतलब आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है। और कंपटीशन इतना भयंकर होता है कि आपका जो प्रतियोगी रहेगा वो आपका कट थ्रोट कर देता है। कट थ्रोट कंपटीशन कहा जाता है इसको। इसीलिए कंपनीज अपना रिसोर्सेज को बर्बादी से बचाने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इसी के अंतर्गत ये आता है। कहते हैं एट प्रेजेंट ओनली दैट बिजनेस कैन मूव अहेड ऑन वे ऑफ प्रोग्रेस विच इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड हैव द डिज़ायर्ड रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल। अगर एक कंपनी फिनेंशियली बहुत मजबूत है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, और उसके पास उसके डिस्पोजल में, उसके फ्री हैंड में अगर डिज़ायर्ड रिसोर्सेज हैं, संसाधन सम पर्याप्त मात्रा में है, तभी वो सरवाइव कर पाएगा, तभी वो डोमिनेट कर पाएगा बिजनेस एरेना को, मार्केट को। इसीलिए अमलगमेशन ऑफ कंपनीज होता है, और इसके लिए नियम दिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में। और इसमें इसको देता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। इसमें सेक्शन 232 से 240, सेक्शन 232 टू 240 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इसको डील किया गया है। प्रोविजंस ऑफ अमलगमेशन को कहते हैं अमलगमेशन रेफर्स टू द मीनिंग गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट। जैसे पहले हम लोग इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से पढ़ाते थे, which becomes applicable to all the companies. In other words, when two or more than two companies join together to constitute a third new company, then the process is termed as amalgamation. अगर दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ आ जाएं एक नई कंपनी का निर्माण करने के लिए और फिर एक नए सिरे से व्यापार आरंभ करें, तो उसको अमलगमेशन ऑफ कंपनीज कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है आज के दुनिया के लिए। इसमें हम लोग पहला मेथड लेके अभी चल रहे हैं। इसके दो मेथड होते हैं। पहला लेके चल रहे हैं अकाउंटिंग मेथड इन द अमलगमेशन ऑफ मर्जर काइंड एंड इन द मर्जर थ्रू परचेज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द सेम वे। As a result of amalgamation, existence of the transferor company comes to an end, and hence all types of accounts given in its statement of affairs are closed. As a result of amalgamation, for calculation of profit and loss, a realization account is opened. For closing the accounts of transferor company, following entries are made in the books of accounts. तो यहाँ हम लोग पहले कर रहे हैं ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में। ट्रांसफरर कंपनी दो हुए, एक जो जिस कंपनी का को सेल किया जाता है उसको ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, और जो कंपनी उसको टेक ओवर करती है या परचेज करती है उसको ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। तो अभी जो हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाने जा रहे हैं वो है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी वो कंपनी जिसका बेचान हो रहा है, जिसको कि सेल किया जा रहा है। तो पहला एंट्री इसमें सबसे पहले हम लोग अभी बात की है कि हम लोग पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जिसको कहा जाता है वसूली खाता। तो इसमें हम लोग पहला एंट्री करेंगे फॉर ट्रांसफरिंग एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। उन एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए जिसको कि ट्रांसफरी कंपनी ने लिया है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स करके उसको बुक वैल्यू में हम लोग ले जाते हैं, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी वैल्यू में हम लोग ले जाते हैं, और एक एक करके इंडिविजुअली उसको दिखाते चले जाते हैं। किसको? सन्ड्री एसेट्स को।
सन्ड्री एसेट्स याद है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, लूज टूल्स, इक्विपमेंट्स, कार एंड कैब, लाइव स्टॉक, जो भी है सारे को एक एक करके इंडिविजुअली ले जाएंगे जिस केस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। जिसको ट्रांसफरी कंपनी ने टेक ओवर किया है केवल उन्हीं एसेट्स को हम लोग यहाँ ले जाएंगे। इसे ध्यान रखने वाली बात, पहला एसेट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन देयर बुक वैल्यू, जो अभी हम लोग बात किए। दूसरा, इफ ट्रांसफरी कंपनी डज नॉट टेक कैश और कैश एट बैंक देन दीज शैल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है वसूली खाता। इसमें वही एसेट्स जाते हैं जिनको ट्रांसफरी कंपनी ने लिया है ट्रांसफरर कंपनी से। तो नॉर्मली कैश या बैंक को नहीं दिया जाता या वो लेता नहीं है, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में है। दूसरा है आर्टिफिशियल एसेट्स, जिनको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानते हैं, सच एज इनिशियल एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और रिबेट अलाउड ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स एट द टाइम ऑफ इशू, underwriting commission, advertisement account, etc. are not transferred to the realization account. These are transferred to the equity shareholders account. ठीक है, जो हम लोगों का इस तरह का नेचर का है फिक्टिशियस एसेट्स, उनको हम लोग नहीं ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और इसको सीधे सीधे ले जाते हैं शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। नेक्स्ट है इनविजिबल एसेट्स, जिसको कि हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जिसको आप देख नहीं सकें, छू नहीं सकें, पर महसूस कर सकें। इनविजिबल एसेट्स सच एज गुडविल, ट्रेडमार्क एंड मोनोपोली राइट्स विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है इफ सम कंस्ट्रक्शन वर्क undertaken on some assets, then it will be transferred on its total value in the realization account. Construction cost will be transferred to the realization account only with the liabilities, along with the liabilities, मतलब कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी जाएगा और उसके लाइबिलिटीज़ भी जाएंगे। नंबर 2, सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट में? पहले हम लोग सन्ड्री एसेट्स को डेबिट साइड में ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, और फिर जितना सन्ड्री लाइबिलिटीज़ होता है एक एक करके इंडिविजुअली उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के दिखा देते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़ करके। तो यहाँ पे इसका एंट्री होगा, जर्नल एंट्री, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ इंडिविजुअली अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, इंडिविजुअली एक एक करके, बीइंग ट्रांसफरिंग सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। इसमें ध्यान देने वाली बात, लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, वो तो याद होगा। डिवेंचर्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड ओनली इफ द ट्रांसफरी कंपनी हैज़ एक्सेप्टेड देम। डिवेंचर को या आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसफरी कंपनी में अगर वो टेक ओवर किया है तब। नेक्स्ट है reserved profits such as credit balance of profit and loss account, general reserve, dividend equalization fund, capital reserve etc. are not transferred to the realization account क्योंकि इसको सीधे सीधे हम लोग शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ले जाते हैं। ये तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी फंड indicating some liability then it is transferred to the realization account। अगर कोई भी फंड जिसमें लाइबिलिटी इंडिकेट कर रहा है तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड है परचेज कंसिडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परचेज प्राइस, सारा बिजनेस तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात याद रखना पड़ेगा कि बिजनेस का रूल है विन विन कॉम्बिनेशन। विन विन कॉम्बिनेशन मतलब अमलगमेशन में दोनों पार्टी को ये महसूस होना चाहिए कि दोनों को लाभ हो रहा है। पहला पार्टी भी ये महसूस करे, दूसरा पार्टी भी ये महसूस करे, तब ये बढ़िया से होता है काम। तो फॉर परचेज कंसिडरेशन हम लोग क्या करेंगे,
ट्रांसफरी कंपनीज अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, बाई ट्रांसफरी कंपनी करके जो परचेज कंसिडरेशन मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पर, बीइंग द परचेज कंसिडरेशन एग्रीड अपॉन या रिकॉर्डेड। फिर है फॉर नेसेसरी परचेज कंसिडरेशन, फॉर रिसीविंग परचेज कंसिडरेशन, मतलब जब प्राप्त होता है परचेज कंसिडरेशन या परचेज प्राइस, तब क्या करते हैं हम लोग, जिस रूप में मिल रहा है, अगर कैश में मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर, पूरा अगर कैश में नहीं मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनीज अकाउंट डीआर टू ट्रांसफरी कंपनीज अकाउंट, जितना मिला ट्रांसफरी कंपनी में जिस रूप में, कैश के रूप में, शेयर्स के रूप में, उसमें इक्विटी शेयर्स भी कुछ हो सकता है, कुछ प्रिफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, उसको दिखाना है। बीइंग द परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, कहने का मतलब है कि एकदम साफ दिखना चाहिए कि कहाँ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। नेक्स्ट, फॉर सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, अगर ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया किसी एसेट को, उसको भी तो सेटल करना है। तो पहला पॉइंट है व्हेन एसेट्स आर सोल्ड एट बुक वैल्यू, नॉर्मली यही होता है, बैंक अकाउंट या टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स, जो भी हुआ है पैसा मिला है। सेकेंड, फॉर सेल ऑफ एसेट्स ऑन लॉस, जब ज़रूरत पड़े और बेचना पड़े तो हो सकता है उतना प्राइस नहीं मिले जितना कि मिलना चाहिए था, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा लॉस होगा। 100 रुपया का एसेट था, 2 रुपया कम मिला, 5 रुपया कम मिला, फिर भी बेच दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो जितना मिल रहा है बैंक अकाउंट दिया, मान लीजिए 98 रुपीज़ मिला, 2 रुपया नहीं मिला, लॉस हुआ, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर करके 2 रुपया को दिखा देंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर तो होना चाहिए। 100 रुपये का सन्ड्री एसेट्स जा रहा है तो टू सन्ड्री एसेट्स करेंगे 100 रुपया से, 98 रुपया ही आ रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर 98 रुपया करेंगे, जो 2 रुपया नहीं मिला उसको रियलाइजेशन अकाउंट डीआर करके 2 रुपया को दिखाते हैं हम लोग, बीइंग सेल ऑफ एसेट्स ऑन लॉस। इसी तरह प्रॉफिट भी हो सकता है एसेट्स के सेल में कभी कभी, तो फॉर सेल ऑफ एसेट्स ऑन प्रॉफिट, इसमें बैंक अकाउंट डीआर 110 रुपया मिला, एसेट बेचे हैं 100 रुपया का, तो टू सन्ड्री एसेट्स तो 100 रुपया ही होगा, और जो 10 रुपया ज़्यादा मिला उसको क्या करेंगे हम लोग, वो तो प्रॉफिट है, तो क्रेडिट में भी उतना दिखाना पड़ेगा, तो क्रेडिट में रियलाइजेशन अकाउंट करके 10 रुपया को हम लोग दिखा देंगे, यानी बैंक अकाउंट डीआर 110 रुपया, सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री एसेट्स 100 रुपया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10 रुपया, तब डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ। और यानी कहने का मतलब ये है, नरेशन होगा बीइंग सेल ऑफ एसेट्स ऑन प्रॉफिट, कहने का मतलब ये है कि जब प्रॉफिट होता है तो उतना रुपया रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं उतना रुपया से, और जब लॉस होता है सेल ऑफ एसेट्स में तो उतने रुपये से रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जितना लॉस हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है, दीज एंट्रीज आर पास्ड ओनली इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, बिकॉज इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नॉर्मली यही होता है कि ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर टेकन ओवर, ये एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ये ट्रांसफरी कंपनी ने सारा टेक ओवर कर लिया मर्जर के केस में। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ दीज लाइबिलिटीज विच हैव नॉट बीन टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जिन लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं टेक ओवर किया है उसके साथ भी वही प्रॉब्लम है। इफ़ लाइबिलिटीज़ इज़ पेड एट बुक वैल्यू, तो जो ट्रांसफरर कंपनी है वो बुक वैल्यू में पेमेंट कर दे रहा है। लाइबिलिटी अकाउंट डीआर नाम दे दीजिएगा लाइबिलिटी का, टू बैंक अकाउंट, बीइंग द लाइबिलिटीज़ आर पेड एट बुक वैल्यू, ठीक है। इसके बाद है इफ़ लाइबिलिटी इज़ पेड एट प्रॉफिट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइबिलिटी 100 रुपया का था, 98 रुपया देना पड़ा, 95 रुपया देना पड़ा, उसमें सेटल हो गया, तब क्या करेंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डीआर 105 रुपया, टू बैंक अकाउंट 100 रुपया ही देना पड़ा, 5 रुपया बचा, लाइबिलिटी कम पेमेंट करना पड़ा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 5 रुपया, यानी क्रेडिट कर रहे रियलाइजेशन अकाउंट को 5 रुपया से, क्योंकि उसमें प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, 5 रुपये का बचत है।
बीइंग लाइबिलिटी इज पेड एट प्रॉफिट, और ये सेटल हो गया, 100% सेटल हो गया। इफ़ लाइबिलिटी इज पेड एट लॉस, कभी कभी ये भी होता है कि 100 रुपये का लाइबिलिटी था, 101 रुपया देना पड़ा, तो यहाँ होगा लाइबिलिटीज़ अकाउंट डी आर 100 रुपया, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर 1 रुपया जो एक्स्ट्रा देना पड़ा, टू बैंक अकाउंट 101 रुपया। बीइंग लाइबिलिटी इज पेड एट लॉस। अब आता है फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पूर्वाधिकारी अंशधारी जो होते हैं, उनका जो फाइनल सेटलमेंट होता है, यानी उनको रीपे कर रहे हैं हम लोग, रिफंड कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, कैपिटल का जो रिडेम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर्स के मामले में, उसमें भी यही हो सकता है। अगर लॉस का मामला है तब इसमें क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट या टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, यानी बीइंग लॉस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जितना दिए हम लोग एक्चुअली। सेकेंड है इफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है, इफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर रिडीम्ड एट डिस्काउंट एंड प्रॉफिट अराइज्ड फ्रॉम इट इज ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर विच एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट ऑन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया हम लोग, कैपिटल रिडेम्पशन किए, तो इसमें प्रॉफिट हुआ। फॉर नेक्स्ट एंट्री होगा फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसे कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन होता है तो उसमें भी हम लोग रियलाइजेशन में उसको दिखाते हैं। इसी तरह यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कुछ हो सकता है, अमलगमेशन के मैटर में भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व्हेन इट इज़ पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी, यानी जो सेलिंग कंपनी है वो अगर पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, इतना पैसा गया उसमें। बीइंग द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड, नेक्स्ट एंट्री होगा व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैज़ टू बी पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी बट पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी, दिया जाना था ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा पर दिया ट्रांसफरर कंपनी ने। पहला पॉइंट, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय द ट्रांसफरर कंपनी। अब ये मिल जाएगा व्हेन अमाउंट इज रियलाइज फ्रॉम ट्रांसफरी कंपनी, तो पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट दिया टू ट्रांसफरी कंपनी, देने वाला बैंक अकाउंट दिया टू ट्रांसफरी कंपनीज अकाउंट, being the amount realized from transferee company account. Under this case, entry for realization expenses may not be passed, क्योंकि सीधा सीधा हम लोग पेमेंट किए, वो मिल गया वापस। नेक्स्ट, अब जब सब कुछ सेटल हो गया तो ये रियलाइजेशन के प्रोसेस में आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन के लिए एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। आप देखिए जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो अगर एंड में क्रेडिट बैलेंस आया, क्रेडिट साइड बढ़ा, तो डेबिट साइड को उसको कैसे बैलेंसिंग करते हैं, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो शॉर्ट में इसको हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट या टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाइस वर्सा होगा, इसका उल्टा होगा, लॉस भी हो जाता है किसी कभी कभार। इसका मतलब डेबिट बैलेंस बढ़ गया प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट का, तो डेबिट साइड अगर बढ़ गया, डेबिट बैलेंस आया, तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ले जाएंगे लास्ट में, यानी लॉस ऑन रियलाइजेशन बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके लिए शॉर्ट में हम लोग एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट या टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब फाइनल सेटलमेंट करना है फॉर ट्रांसफरिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसमें करेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जब सब कुछ क्लियर हो गया,
सब सेटल हो गया। तो अब फाइनल पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उसके लिए होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसके लिए होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट जितना कैश में दिए, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट कुछ प्रेफरेंस शेयर में दिए, टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनीज अकाउंट कुछ इक्विटी शेयर्स में दिए, बीइंग पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब आएगा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड वेरियस फंड्स। तो आप लोगों को याद होगा कि हर एक साल का जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से इसको हम लोग चार्ज करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को या अनडिवाइडेड प्रॉफिट को, और इसमें रखते हैं टू मीट सर्टेन कंटिजेंसीज ऑफ द बिजनेस। तो इसको सबको डेबिट कर देंगे अभी। शेयर कैपिटल अकाउंट DR, रिजर्व फंड अकाउंट DR, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR, कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट DR, इंश्योरेंस फंड अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR, वर्कमेंस कंपनसेशन अकाउंट DR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR, शेयर फॉरफीचर अकाउंट DR, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट DR, इसी तरह अदर ओनरशिप फंड अकाउंट DR। टू कहाँ जाएगा ये? टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि वही लोग तो रियल ओनर्स हैं बिजनेस के, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बीइंग क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसी तरह कुछ फिक्टिशियस एसेट रहते हैं बिजनेस में। नेक्स्ट एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। कहाँ जाएगा ये? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, केवल इसका डेबिट बैलेंस, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स अकाउंट, टू अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंसेस हुआ है। बीइंग डेबिट बैलेंसेस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब सब कुछ हो गया, तो जो फिगर आ रहा है, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, उसका पेमेंट हो जाएगा। किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तभी ये अकाउंट क्लोज होगा। फॉर पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, और जो नहीं हो सका पूरा उसको थ्रू बैंक या थ्रू कैश दे देंगे टू बैंक अकाउंट। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स एंड कैश अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये अमलगमेशन का फर्स्ट स्टेज हुआ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।